नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सीए दीपक सिंह डिवाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग के बारे में, लेखांकन के बारे में। स्टूडेंट्स, आरएएस मेंस में जो आपका टॉपिक आता है, जिसमें पेपर नंबर 1 है, पेपर नंबर 1 में यूनिट नंबर 3 है। यूनिट नंबर 3 का पार्ट सी है, जिसका नाम है लेखांकन और पुस्तपालन। हम उसी से ही पढ़ने वाले हैं कि आज लेखांकन क्या है और विभिन्न महत्वपूर्ण परिभाषाएं क्या है। जो आपका सिलेबस है वो हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था कि सिलेबस में क्या क्या आता है। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो ये लीजिए, ये मैंने लिखा आरएएस मेंस। आरएएस मेंस का ये लिखा मैंने पेपर नंबर 1। पेपर नंबर 1 में ये फर्दर मैंने डाला यूनिट नंबर 3, और यूनिट नंबर 3 में ये मैंने लिखा पार्ट नंबर सी, जो कि है हमारा कितने नंबर का, 10 + 10 यानी 20 नंबर का पार्ट, जिसमें 15-15 शब्द के 5 सवाल और 50-50 शब्द के 2 सवाल, जिसका नाम है लेखांकन और पुस्तपालन। विषय सामग्री पर मैं नहीं जा रहा हूं, सीधा मैं कंटेंट पर आ रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, जो सिलेबस है उस सिलेबस में लिखा हुआ है दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में आपको वर्णन करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप लोगों में से कईयों के लिए कॉमर्स बिल्कुल एक नया सब्जेक्ट है। तो नया सब्जेक्ट है तो आपको ये पता होना चाहिए कि दोहरा लेखा प्रणाली क्या है, ये कैसे काम करती है, इसमें परिभाषाएं क्या है, क्या क्या चीजें काम आती है, किस तरह से काम होता है, क्या नहीं होता, क्या होता है, क्या उद्देश्य है, क्या लाभ है, क्या हानि है। तो हम सबसे पहले जो आज की क्लास में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे महत्वपूर्ण परिभाषाएं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। महत्वपूर्ण परिभाषाएं। देखिए स्टूडेंट, महत्वपूर्ण परिभाषा में सबसे पहली परिभाषा जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है लेखांकन। अकाउंटिंग है क्या चीज, अकाउंटिंग से मतलब क्या है, लेखांकन का तात्पर्य क्या है, लेखांकन का अभिप्राय क्या है, मीनिंग क्या है, परिभाषा क्या है, समझ क्या है। तो स्टूडेंट्स, लेखांकन इज एन आर्ट। लेखांकन एक कला है जिसमें मौद्रिक लेन देनों को रिकॉर्ड किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है, संक्षिप्त किया जाता है, विश्लेषित किया जाता है, वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं। यही लेखांकन है। सर, ये तो टेक्निकल दे दिया आपने जिससे कि नंबर मिल सके, अब जरा वो भी बता दो जिससे समझ में आ जाए। तो बच्चों, लेखांकन कुछ भी नहीं है। लेखांकन का मतलब है हिसाब किताब को लिखना। हिसाब किताब को लिखना और वर्ष के अंत में ये पता लगाना कि इस धंधे से, इस व्यापार से हमें प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान, और आज की तिथि में हम इस धंधे में ऊपर की तरफ ग्रोथ कर रहे हैं या नीचे की तरफ डिग्रोथ कर रहे हैं। बस यही लेखांकन है। तो लेखांकन का मतलब है हिसाब किताब लिखना और लाभ हानि का पता लगाना। यह है साधारण परिभाषा। लेकिन इससे नंबर नहीं मिलेंगे। नंबर प्राप्त करने के लिए टेक्निकल लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। टेक्निकल लैंग्वेज क्या है? लेखांकन एक कला है जिसमें मौद्रिक लेन देनों को, मौद्रिक लेन देनों का मतलब ऐसे लेन देन जिसे मुद्रा में व्यक्त किया जा सके, मौद्रिक लेन देनों को रिकॉर्ड किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है, संक्षिप्त किया जाता है, वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं और उपयोगकर्ताओं तक जानकारी पहुंचाई जाती है। यह है लेखांकन। तो स्टूडेंट्स, हो सकता है 2 नंबर का सवाल आ जाए, 15 शब्दों में परिभाषित करो व्हाट इज अकाउंटिंग, लेखांकन क्या है। तो परिभाषा क्या लिखेंगे? देखिए, लेखांकन एक कला है। लेखांकन एक कला है जिसमें मौद्रिक लेन देनों को, मौद्रिक लेन देनों को रिकॉर्ड, वर्गीकृत, संक्षिप्त एवं विश्लेषित किया जाता है। विश्लेषित किया जाता है।
यहाँ वित्तीय विवरणों का निर्माण किया जाता है। वित्तीय विवरणों का निर्माण किया जाता है और उपयोगकर्ताओं तक जानकारी पहुंचाई जाती है। उपयोगकर्ताओं तक जानकारी पहुंचाई जाती है। यह है सर 15 शब्दों में लेखांकन की परिभाषा। एक बार फटाफट से इसको समझेंगे कि एक्चुअली में ये चाहता क्या है। लेखांकन एक कला है। लेखांकन क्या है? कला। एक तो ये शब्द हो गया जिसमें पकड़ा जाता है केवल मौद्रिक लेन देनों को। मौद्रिक लेन देनों को अंग्रेजी में बोलते हैं मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। कसर ये क्या है? ऐसे लेन देन जिसे मुद्रा में व्यक्त किया जा सके। तनख्वाह चुकाई, सामान खरीदा, सामान बेचा, ये है मौद्रिक लेन देन। लेन देन क्या है इसके बाद ही हम चर्चा कर लेंगे। अभी तो मौद्रिक लेन देन का मतलब समझो, व्यापार से संबंधित ऐसी गतिविधि जिसे पैसों में मापा जा सके उसे मौद्रिक लेन देन कहते हैं। अब जैसे एक कर्मचारी नौकरी छोड़कर चला गया, वो मौद्रिक लेन देन नहीं है। नया कर्मचारी नियुक्त किया, वो मौद्रिक लेन देन नहीं है। सरकार की नीति में कोई बदलाव आ गया, ये मौद्रिक लेन देन नहीं है। नया प्रतिद्वंदी बगल में ऑफिस खोल के, दुकान खोल के बैठ गया, ये मौद्रिक लेन देन नहीं है। अपितु ये जो मैंने नाम बोले ये व्यापार को प्रभावित कर रहे हैं, फिर भी इन्हें मौद्रिक लेन देन नहीं बोलेंगे। तो लेखांकन क्या है? लेखांकन एक कला है जिसमें कंसंट्रेशन किस पर किया जाता है? मौद्रिक लेन देनों पर किया जाता है। मौद्रिक लेन देनों को क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड करने के बाद क्या किया जाता है? वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकृत करने के बाद क्या किया जाता है? संक्षिप्त और विश्लेषित। यानी प्राथमिक पुस्तकों में रिकॉर्ड किया जाता है, देन उनका क्लासिफिकेशन करके और संक्षिप्तीकरण करके, विश्लेषित करके और वित्तीय विवरणों का निर्माण होता है। कि सर ये वित्तीय विवरण क्या है, इनकी भी हम चर्चा करेंगे। इसमें लाभ हानि खाता और बैलेंस शीट दोनों चीजें आती है और देन जो भी उपयोग करता है उन तक जानकारी पहुंचाई जाती है। ये लेखांकन है। ये लेखांकन है। तो स्टूडेंट, लेखांकन क्या है? लेखांकन एक कला है। इसमें किसको पकड़ा जाता है? मौद्रिक लेन देनों को पकड़ा जाता है। उनको क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। उनके बाद उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। उनके बाद संक्षिप्तीकरण, विश्लेषण का काम होता है, जिनसे वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चर्चा करेंगे क्या होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग P&L, बैलेंस शीट बनाए जाते हैं और उपयोगकर्ताओं तक जानकारी पहुंचाई जाती है। यही लेखांकन है। अब हम चर्चा कर दें लेन देन क्या होते हैं। सबसे पहले लेन देन। लेन देन किसे कहते हैं? लेन देन का मतलब क्या है? इंग्लिश में लेन देन को बोलते हैं ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है डे टू डे की वह गतिविधि जिसे मुद्रा में मापा जा सके उसे लेन देन कहते हैं। एक व्यवसाय में दिन प्रतिदिन की वह गतिविधि जिसे मुद्रा में मापा जा सके, को लेन देन कहते हैं। एक व्यवसाय में दिन प्रतिदिन की वह गतिविधि जिसे पैसों में मापा जा सके उसे लेन देन कहते हैं। एग्जाम्पल, माल खरीदना, माल बेचना, वेतन चुकाना, बिजली का बिल चुकाना, ये सब लेन देन है। तो कोई आपसे पूछे लेन देन क्या है,
तो लेन देन का मतलब है व्यवसाय की दिन प्रतिदिन की वह गतिविधि जिसे पैसों में मापा जा सके, मनी में मापा जा सके, उसे लेन देन कहते हैं। ऐसी गतिविधियां जो इम्पोर्टेंट तो है बट जिसे पैसों में मापा न जाए उन्हें हम लेन देन नहीं कहते हैं। एग्जाम्पल भी मैंने बताए थे, जैसे नया प्रतिद्वंदी व्यापार करने बगल में खोल दिया ऑफिस, कर्मचारी काम छोड़कर चला गया, नया कर्मचारी अपॉइंट हुआ, ये लेन देन नहीं है। तो लेन देन का मतलब यहाँ पर डे टू डे की वो गतिविधि जिसे पैसों में मापा जा सके उसे लेन देन कहते हैं। अब एक और परिभाषा यहाँ पर थी, उसका नाम है वित्तीय विवरण। वित्तीय विवरण, और आप लोगों के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वित्तीय विवरण हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी चूंकि शब्द आया है परिभाषा में कि वित्तीय विवरण है, तो वित्तीय विवरण का तात्पर्य क्या है? तो वित्तीय विवरण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पहली बात तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक संस्थान के रिजल्ट को बताते हैं, परिणामों को बताते हैं। इसके अंदर एक दस्तावेज आता है, उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जो दूसरा दस्तावेज आता है स्टूडेंट, उसका नाम है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। तो दो नाम हो गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, एक का नाम लाभ हानि खाता, लाभ हानि खाता, और जो दूसरा दस्तावेज हो गया उसका नाम हो गया चिट्ठा। सर ये क्या है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसे वित्तीय विवरण बोलते हैं, इसका एक नाम और होता है अंतिम खाते। क्या नाम है? अंतिम खाते। अब होता क्या है, एक वर्ड मैंने बताया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्या करता है? इधर देखिए, ये मैंने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे आप साधारण शब्दों में बोलते हैं लाभ व हानि खाता। लाभ व हानि खाता। लाभ व हानि खाता होता क्या है, कैसे काम करता है? तो लाभ हानि खाता जो है वो खाता एक्चुअली में शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि का पता लगाता है। ये खाता किसी भी संस्थान की निश्चित अवधि के दौरान हुए प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगाता है। किसी भी संस्थान में निश्चित अवधि के दौरान प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस का पता लगाता है। किसी भी संस्थान के निश्चित अवधि के दौरान के प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस का पता लगाता है। सर इसका मतलब ये है कि जैसे एक व्यवसाय है, वो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के दौरान व्यापार करता है, 12 महीने तक व्यापार करता है। इस दौरान परचेज करता है, सेल करता है, खर्चे करता है, तो वह ईयर एंड पर यह पता लगाना चाहेगा कि मुझे इस कर्म से लाभ हुआ या हानि। तो इसका जो शुद्ध परिणाम है, इसे बताने वाला खाता कौन सा खाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये खाता किसी भी संस्थान के निश्चित अवधि के दौरान हुए लाभ और हानि को बताता है। इस खाते में खर्चों की तुलना आय के साथ की जाती है। खर्चों की तुलना आय के साथ की जाती है। यदि खर्चे ज्यादा हैं आय से तो हानि होगी,
और यदि खर्चे कम हैं आय से तो लाभ होगा। तो जनरल वे में मैंने आपको परिभाषा बताई कि वित्तीय विवरण में दो दस्तावेज आते हैं, एक तो आता है लाभ हानि खाता, एक आता है बैलेंस शीट जिसे चिट्ठा बोलते हैं। लाभ हानि खाता निश्चित अवधि के दौरान एक पर्टिकुलर पीरियड, जनरली ये पीरियड 12 महीने का होता है, 12 महीने के दौरान का लाभ और हानि को शो करता है। यहाँ खर्चे की तुलना सेल के साथ की जाती है। यदि खर्चे की राशि ज़्यादा है, आय की राशि कम है तो हानि होगी, और इसका उल्टा है, खर्चे की राशि कम है, आय की राशि ज़्यादा है तो लाभ होगा। ये हमने किसके बारे में चर्चा कर ली? लाभ हानि खाते के बारे में। नेक्स्ट बिंदु आता है, उसका नाम है बैलेंस शीट, जिसे आप चिट्ठा बोलते हैं। बैलेंस शीट या चिट्ठा। क्या होता है बैलेंस शीट, क्या होता है चिट्ठा, इसके बारे में समझे। बैलेंस शीट और चिट्ठा जो है ये भी वित्तीय विवरण का एक भाग है, ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक भाग है, जो निश्चित अवधि के उपरांत संस्था की आर्थिक स्थिति को उजागर करता है। निश्चित अवधि के उपरांत संस्था की आर्थिक स्थिति को उजागर करने वाला दस्तावेज है जिसका नाम है बैलेंस शीट। तो ध्यान रखिए, आर्थिक स्थिति का मतलब होता है फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन, आर्थिक स्थिति का मतलब है कि एक निश्चित तिथि के दिन संस्था की संपत्तियां क्या है, संस्था के दायित्व क्या है, किन किन लोगों से क्या क्या लेना है, किन किन लोगों को क्या क्या देना है। और जैसा कि नाम से पता है, बैलेंस शीट यानी एक विवरण पत्र है और इसमें दोनों पक्षों का बैलेंस मिला हुआ रहता है। तो चिट्ठा या बैलेंस शीट है कि ये वित्तीय विवरण का भाग है, वित्तीय विवरण का भाग है जो किसी निश्चित तिथि के दिन, जो किसी निश्चित तिथि के दिन संस्था की आर्थिक स्थिति को उजागर करता है। आर्थिक स्थिति जिसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन को प्रकट करता है, को प्रकट करता है, आर्थिक स्थिति को प्रकट करता है। इसमें दो पक्ष होते हैं, इसमें दो पक्ष होते हैं। नंबर 1 लायबिलिटी साइड, जिसे हम बोलते हैं दायित्व पक्ष, और एक है एसेट साइड, जिसे हम बोलते हैं संपत्ति पक्ष। दायित्व पक्ष और संपत्ति पक्ष। कुछ ऐसा होता है बैलेंस शीट। ये देखो, मैं एक प्रारूप बता रहा हूं, ये लिखा मैंने बैलेंस शीट और ये लिखा एज ऑन, और इधर तो आ जाता है दायित्व पक्ष जिसे अपन बोलते हैं लायबिलिटी, और इधर आ जाता है एसेट। तो इधर एसेट के नाम आ जाते हैं, इधर दायित्वों के नाम आ जाते हैं। एसेट और दायित्वों के नाम प्रकट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमने बैलेंस शीट के बारे में बताया, मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा। अब हम एक बार हल्का फुल्का P&L और बैलेंस शीट में अंतर देख लेते हैं कि एक तरफ तो मैंने लिखा P&L अकाउंट और एक तरफ मैंने लिखा बैलेंस शीट। एक तो लिखा P&L और एक लिखा बैलेंस शीट। अब चर्चा करें P&L क्या है और बैलेंस शीट क्या है। तो ये निश्चित अवधि के लिए बनाए जाते हैं, ये निश्चित अवधि के लिए बनाए जाते हैं। P&L जो है वो निश्चित अवधि के लिए बनाए जाते हैं।
बैलेंस शीट है वो एक निश्चित तिथि के दिन बनाए जाते हैं। ये निश्चित अवधि के 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 महीने के लिए, और ये बनते हैं 31 मार्च एक पर्टिकुलर डेट के दिन के लिए। यहाँ से लाभ हानि का पता चलता है, यहाँ से आर्थिक स्थिति का पता चलता है, यहाँ से लाभ हानि का पता चलता है, यहाँ से आर्थिक स्थिति का पता चलता है। ये कंपनी के परिणामों को, संस्था के परिणामों को बताते हैं, और ये संस्थान के स्थिति को बताते हैं कि आज इसकी पोजीशन वीक है या कमजोर है। तो ये निश्चित अवधि के लिए बनाए जाते हैं। और इधर ये निश्चित तिथि के दिन के लिए बनाए जाते हैं। निश्चित तिथि के दिन के लिए बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, ये संस्था के लाभ हानि को प्रदर्शित करते हैं। संस्था के लाभ हानि को प्रकट करते हैं, और ये संस्था की आर्थिक स्थिति को प्रकट करते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन, आर्थिक स्थिति को प्रकट करते हैं। संस्था की आर्थिक स्थिति को प्रकट करते हैं। नंबर 3, इनका बैलेंसिंग फिगर, इनका बैलेंसिंग फिगर हिंदी में बात करें तो शेष राशि, लाभ अथवा हानि होता है। इनका बैलेंसिंग फिगर लाभ अथवा हानि होता है, और इधर इनका कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं होता है। कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं होता है। इनका कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं होता है। नंबर 4, इनमें खर्चा पक्ष और संपत्ति पक्ष होता है। एक्सपेंसेस साइड व एसेट साइड होता है। खर्चा पक्ष और संपत्ति पक्ष होता है। और इधर इसमें दायित्व पक्ष और संपत्ति पक्ष होता है। दायित्व पक्ष व संपत्ति पक्ष होता है। लायबिलिटी साइड एंड इनकम साइड होता है। तो ये हमने P&L और बैलेंस शीट के बारे में चर्चा की। तो स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, एग्जाम में 5 नंबर के लिए 50 शब्दों में इनके बारे में पूछा जा सकता है। P&L और बैलेंस शीट के बारे में बताओ, या इनके अंतर बताओ, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कहते हैं इनके बारे में बताओ। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 दस्तावेज मैंने बताए, एक तो लाभ हानि खाता और एक चिट्टा। लाभ हानि खाते को बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चिट्टे को बोलते हैं बैलेंस शीट। लाभ हानि खाता निश्चित अवधि का बनाया जाता है। निश्चित अवधि जनरली 12 महीने की होती है। 1 अप्रैल से अगले साल की 31 मार्च 12 महीने का बनाया जाता है। और जबकि जो बैलेंस शीट बनाई जाती है वो निश्चित दिन की बनाई जाती है, एज ऑन 31 मार्च की बनती है। ये बनता है अवधि का, ये बनता है पर्टिकुलर डेट का।
बैलेंस शीट एक निश्चित दिन की बनाई जाती है। आज 31 मार्च के दिन हमारी संपत्तियां ये है, हमारे दायित्व ये हैं। जबकि लाभ हानि खाता क्या कहता है, 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23 तक के लाभ हानि, नेट लाभ हानि 12 महीने का ये है। तो ये अवधि का, ये दिन का, ये क्या प्रकट करता है, प्रॉफिट और लॉस। और ये क्या प्रकट करता है, संस्था की फाइनेंशियल पोजीशन। इसका बैलेंसिंग फिगर क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस। जबकि यहां पर कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं आता। यहां पर एक तरफ तो खर्चा साइड होता है, एक तरफ संपत्ति साइड होता है। जबकि बैलेंस शीट में एक तरफ दायित्व पक्ष होता है और एक तरफ संपत्ति पक्ष होता है। तो स्टूडेंट्स, जो हमने अब तक चर्चा की वो चर्चाएं कुछ इस तरह से है। हमने सबसे पहले लेखांकन पढ़ा। लेखांकन में क्या पढ़ा, लेखांकन एक कला है। कला मतलब आर्ट है, जिसमें मौद्रिक लेन देन को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड, वर्गीकृत, संक्षिप्त और विश्लेषित, और क्या बनाए जाते हैं, वित्तीय विवरण, ताकि उपयोगकर्ता तक जानकारी पहुंच सके। हमने इसकी चर्चा कर ली, लेन देन क्या होते हैं, हमने इसकी चर्चा कर ली, वित्तीय विवरण क्या होते हैं। लेन देन का मतलब ये बताया कि व्यवसाय में दिन प्रतिदिन की मौद्रिक गतिविधियों को, जिन्हें रुपयों में मापा जा सके, को लेन देन कहते हैं। जैसे माल खरीदा एक लेन देन है, माल बेचा एक लेन देन है, वेतन चुकाया, बिजली का बिल चुकाया, किराया चुकाया, ब्याज मिला, ब्याज दिया, ये सब मौद्रिक लेन देन है। और वित्तीय विवरण में हमने क्या क्या पढ़ा, एक होता है P&L, एक होता है बैलेंस शीट। P&L से लाभ हानि का पता चलता है, बैलेंस शीट से आर्थिक स्थिति का पता चलता है। अब हम चर्चा करते हैं उपयोगकर्ता के बारे में। तो उपयोगकर्ता किसे कहते हैं, देखते हैं। उपयोगकर्ता यूजर्स। तो यूजर्स या उपयोगकर्ता का मतलब है वे व्यक्ति या वे संस्थान जिनका हित उस संस्था से जुड़ा हुआ है, उसे हम उपयोगकर्ता कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आज आपको कोई कहे कि अडानी कंपनी के शेयर के भाव टूटे, तो हो सकता है आपका मन विचलित ना हो, आप कहोगे टूट गए होंगे, हमारी तरफ से तो जीरो हो जाए, हमको क्या लेना देना, अडानी से क्या, अडानी के भाव बढ़े, अडानी के भाव कम हो, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन आप उनकी सोचो जिन्होंने अडानी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, आप उनकी सोचो जिन्होंने अडानी को लोन दे रखा है, आप उनकी सोचो जो अडानी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं। तो यहाँ पर उपयोगकर्ता का मतलब ऐसे व्यक्ति है, ऐसे संस्थान है जिनका हित उस उपक्रम से जुड़ा हुआ है, जिसके वित्तीय विवरण बनाए जा रहे हैं, उन्हें हम उपयोगकर्ता कहते हैं। जैसे अडानी जब अपने P&L और बैलेंस शीट बनाएगा तो इसके उपयोगकर्ता में कौन कौन आएंगे, बैंक आएंगे जिन्होंने अडानी को लोन दे रखा है, वहाँ के कर्मचारी आएंगे जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, वहाँ के शेयर होल्डर आएंगे जिन्होंने अपना पैसा अडानी में फंसा रखा है, अडानी को माल सप्लाई करने वाले व्यक्ति आएंगे, अडानी से खरीदने वाले व्यक्ति आएंगे। सारे व्यक्ति जिनका हित अडानी से जुड़ा हुआ है उन्हें हम उपयोगकर्ता कहते हैं। उपयोगकर्ता दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक उपयोगकर्ता और बाह्य उपयोगकर्ता। आंतरिक उपयोगकर्ता का मतलब होता है इंटरनल यूजर, यानी वे व्यक्ति या वे संस्थान जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डे टू डे के डिसीजन लेते हैं, वे आंतरिक उपयोगकर्ता है। जैसे कंपनी है तो कंपनी के डायरेक्टर आंतरिक उपयोगकर्ता है, कोई एकल व्यवसाय है तो व्यवसाय का स्वामी आंतरिक उपयोगकर्ता है, और एक होते हैं बाह्य उपयोगकर्ता। तो आंतरिक उपयोगकर्ता के अलावा बाकी के सारे व्यक्ति बाह्य उपयोगकर्ता कहलाते हैं। जैसे कौन बाह्य उपयोगकर्ता है, तो बाह्य उपयोगकर्ता में संस्था को उधार माल बेचने वाले, संस्था से उधार माल खरीदने वाले, निवेशक हो गए कंपनी के, इसके अलावा ऋणदाता बैंक वगैरह, ये सब जो हैं वो बाह्य उपयोगकर्ता है। तो हम चर्चा करेंगे सबसे पहले उपयोगकर्ता की। उपयोगकर्ता किसे कहते हैं, तो वे व्यक्ति या संस्थान, वे व्यक्ति या संस्थान जो उपक्रम, वे व्यक्ति या संस्थान जो उपक्रम के
वित्तीय विवरणों से जो उपक्रम के वित्तीय विवरणों से प्रभावित होते हैं उन्हें उपयोगकर्ता कहा जाता है। जो संस्थान के वित्तीय विवरणों से प्रभावित होते हैं उन्हें उपयोगकर्ता कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर ए, आंतरिक उपयोगकर्ता। नंबर बी, बाह्य उपयोगकर्ता। आंतरिक उपयोगकर्ता, बाह्य उपयोगकर्ता। आंतरिक उपयोगकर्ता को हम कहते हैं इंटरनल यूजर और बाह्य उपयोगकर्ता को हम कहते हैं एक्सटर्नल यूजर। अब चर्चा हम ये करें, इंटरनल यूजर क्या है। आंतरिक उपयोगकर्ता क्या है? तो आंतरिक उपयोगकर्ता का मतलब है ऐसे व्यक्ति या ऐसे संस्थान जो संस्थान के अंदर डे टू डे के डिसीजन लेने हैं, जैसे कौन सी बिल्डिंग किराए पे लेनी है, किससे माल खरीदना है, उधार माल जिसको बेचा उससे कितने दिन में पैसे प्राप्त करने हैं, लोन वगैरह कौन से बैंक से लेना है, डे टू डे के डिसीजन करने वाले व्यक्ति इंटरनल यूजर होते हैं। वे व्यक्ति या संस्थान जो किसी उपक्रम के दिन प्रतिदिन के निर्णय लेते हों, जो किसी उपक्रम के दिन प्रतिदिन के निर्णय लेते हों, उन्हें आंतरिक उपयोगकर्ता कहा जाता है। आंतरिक उपयोगकर्ता कहा जाता है। डे टू डे के डिसीजन लेते हो उन्हें आंतरिक उपयोगकर्ता कहा जाता है। जैसे कंपनी की दशा में संचालक, कंपनी की दशा में संचालक, साझेदारी की दशा में साझेदार, साझेदारी की दशा में साझेदार, और यदि एकल व्यवसाय है तो एकल व्यवसायी, वन मैन आर्मी है तो वो इकलौता मालिक का स्वामी, साझेदारी फर्म है तो सारे साझेदार, कंपनी है तो संचालक। ये कौन से उपयोगकर्ता कहलाते हैं? आंतरिक। यानी ऐसे व्यक्ति या ऐसे संस्थान जो किसी भी संस्थान के अंदर डे टू डे के डिसीजन लेते हैं उन्हें हम आंतरिक उपयोगकर्ता कहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे बाह्य उपयोगकर्ता की। एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स, बाह्य उपयोगकर्ता। बाह्य उपयोगकर्ता का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति या ऐसे संस्थान जो डे टू डे के डिसीजन तो नहीं लेते लेकिन इनका हित संस्थान से जुड़ा हुआ है। जैसे एक बैंक है, वो संस्थान के निर्णय थोड़ी लेता है लेकिन इसका हित संस्थान से जुड़ा हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक ने अडानी को लोन दिया तो पंजाब नेशनल बैंक अडानी का बाह्य उपयोगकर्ता होगा। अडानी में काम करने वाले कर्मचारी अडानी के बाह्य उपयोगकर्ता होंगे, लेकिन गौतम अडानी जो खुद संचालक है वो आंतरिक उपयोगकर्ता होगा।
तो कौन आंतरिक उपयोग करता है, कौन बाह्य उपयोग करता है, ये डिपेंड करता है कि आप निर्णय संस्थान के लिए ले पा रहे हो तो आप इंटरनल हो, और नहीं ले पा रहे हो फिर भी आपका हित जुड़ा हुआ है तो आप बाह्य हो। ध्यान रखना, आप खुद को देखो तो न तो आप आंतरिक हो और न बाह्य हो, क्योंकि आपने न तो लोन दे रखा है न आप वहां पर काम कर रहे हो, तो आप उसके कुछ भी नहीं हो। तो बाह्य उपयोगकर्ता का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति अथवा संस्थान, ऐसे व्यक्ति अथवा संस्थान जो उस उपक्रम के वित्तीय विवरणों से प्रभावित होते हो, उपक्रम के वित्तीय विवरणों से प्रभावित होते हो, परंतु उपक्रम के दिन प्रतिदिन के निर्णय नहीं ले रहे हो, उपक्रम के दिन प्रतिदिन के निर्णय नहीं ले रहे हो को बाह्य उपयोगकर्ता कहेंगे। को बाह्य उपयोगकर्ता कहेंगे। जैसे कंपनी के अंशधारी, निम्न पदों के कर्मचारी। ध्यान रखना, निम्न पदों के कर्मचारी डिसीजन मेकिंग का काम नहीं करते, डिसीजन मेकिंग का काम उच्च पदों के कर्मचारी करते। तो उच्च पदों के कर्मचारी आंतरिक उपयोगकर्ता हो जाएंगे। निम्न पदों के कर्मचारी ऋणदाता, बैंक, ऋणदाता, बैंक, सरकार, कंपनी को उधार माल देने वाले व्यक्ति, उधार माल देने वाले व्यक्ति, ये सारे के सारे उपयोगकर्ता तो हैं, लेकिन ये कौन से उपयोगकर्ता कहलाएंगे? ये बाह्य उपयोगकर्ता कहलाएंगे, क्योंकि ये डे टू डे के डिसीजन नहीं कर रहे। तो हमने लेखांकन की परिभाषा में काम आए महत्वपूर्ण शब्दों का अध्ययन किया है। लेखांकन की परिभाषा क्या थी कि लेखांकन एक कला है जिसमें मौद्रिक लेन देनों को रिकॉर्ड किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है, संक्षिप्त किया जाता है, वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं ताकि उपयोगकर्ताओं को जानकारी मिल सके। हमने लेन देन की परिभाषा बता दी, हमने वित्तीय विवरणों की परिभाषा बता दी, हमने उपयोगकर्ताओं की परिभाषा बता दी, और ये सारे के सारे तत्व लेखांकन की परिभाषा से जुड़े हुए हैं। तो लेखांकन कला मौद्रिक लेन देनों को रिकॉर्ड करके वित्तीय विवरणों का निर्माण और उपयोगकर्ताओं को जानकारी पहुंचा दी। जो आपका लेखांकन है उसकी परिभाषा पूरी हो गई। तो स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से लेखांकन की परिभाषा आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट यदि अपन चर्चा करें तो स्टूडेंट्स, अगला जो महत्वपूर्ण परिभाषा में टॉपिक है उसका नाम है संपत्ति। संपत्ति जिसे आप एसेट्स बोलते हो। क्या बोलते हैं? एसेट्स। एसेट्स क्या है इसके बारे में अपन देखते हैं। ये मैंने लिखा एसेट्स, और इस एसेट के दो टुकड़े किए, लेकिन चूंकि आप परिभाषाएं पढ़ रहे हो इस कारण हम यहां पर एक तरफ लिखेंगे फिक्स्ड एसेट और एक तरफ लिखेंगे करंट एसेट। ध्यान दीजिए, जो ये मैं परिभाषाएं बता रहा हूं ये विभिन्न चैप्टर्स में काम आएगी। मैं कहीं पर फिक्स्ड एसेट का रेफरेंस दूंगा,
मैं कहीं पर करंट एसेट का रेफरेंस दूंगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर क्या होती है। इसे हम बोलते हैं स्थायी संपत्ति और इसे हम बोलते हैं चालू संपत्ति। चालू संपत्ति, एक तो स्थायी संपत्ति और एक है चालू संपत्ति। जो स्थायी संपत्ति है इसके आगे दो पार्ट है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, एक है इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, एक है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, एक है इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। टेंजिबल को बोलते हैं मूर्त स्थायी संपत्ति और इंटेंजिबल को बोलते हैं अमूर्त स्थायी संपत्ति। अमूर्त स्थायी संपत्ति, मूर्त स्थायी संपत्ति और अमूर्त स्थायी संपत्ति। तो फिक्स्ड एसेट के दो पार्ट कर दिए, मूर्त और अमूर्त। अब जो मूर्त स्थायी संपत्ति है उसके भी आगे दो पार्ट है, एक तो होती है हासमान और एक होती है गैर हासमान। हासमान को बोलते हैं ऐसी मूर्त स्थायी संपत्ति जिस पर मूल्यह्रास लगता हो, और गैर हासमान का मतलब है ऐसी मूर्त स्थायी संपत्ति जिस पर हास नहीं लगता हो। तो ये लो, ये मैंने लिख दिया, ऐसी स्थायी संपत्ति जिस पर हास लगता हो। और इधर ऐसी स्थायी मूर्त संपत्ति जिस पर हास नहीं लगता हो, जिस पर हास नहीं लगता हो। तो दो तरह के हो गए, एक जिस पर हास लगता हो और एक जिस पर हास नहीं लगता हो। तो हमने संपत्ति का पहले वर्गीकरण देखा। संपत्ति का एक तो है स्थायी संपत्ति और एक है चालू संपत्ति। स्थायी संपत्ति में दो भाग देखे, एक तो है मूर्त स्थायी संपत्ति, एक है अमूर्त स्थायी संपत्ति। मूर्त स्थायी संपत्ति में दो भाग देखे, हासमान मूर्त स्थायी संपत्ति, गैर हासमान मूर्त स्थायी संपत्ति। हासमान स्थायी संपत्ति का मतलब जिस पर मूल्यह्रास लगता हो, गैर हासमान मूल्यह्रास संपत्ति का मतलब है जिस पर मूल्यह्रास नहीं लगता हो। अब वन बाय वन हम इसकी परिभाषा में पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, स्थायी संपत्ति कहते किसे हैं। स्थायी संपत्ति का मतलब क्या है, स्थायी संपत्ति की परिभाषा क्या है। इंग्लिश में इसका नाम है फिक्स्ड एसेट। स्थायी संपत्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट का मतलब है ऐसी संपत्ति जिसे खरीदने का उद्देश्य वापस बेचना नहीं हो, ऐसी संपत्ति जिसे परचेज करने का ऑब्जेक्टिव रीसेल करना नहीं हो, बल्कि इसकी सहायता से व्यवसाय करना हो, उत्पादन करना हो, प्रशासनिक काम करना हो, सेवा प्रदान करना हो या किराया वसूलना हो, उस संपत्ति को स्थायी संपत्ति कहते हैं। इस संपत्ति का लाभ एक से ज्यादा वर्षों तक प्राप्त होता है। ये राशि सारवान होती है, ये खर्चा मोटा होता है, मटेरियल होता है, बार बार नहीं होता है, यदा कदाई होता है। और इस संपत्ति को खरीदने का उद्देश्य वापस बेचना न होकर के आराम से व्यापार करना होता है, नए उत्पाद बनाना होता है या सेवा प्रदान करना होता है। कौन सी संपत्ति बोलते हैं, स्थायी संपत्ति। इंग्लिश में क्या नाम है, फिक्स्ड एसेट। तो परिभाषा, ऐसी संपत्ति जिसे
क्रय करने का उद्देश्य, जिसे क्रय करने का उद्देश्य पुनः बेचना नहीं हो, ऐसी संपत्ति जिसे क्रय करने का उद्देश्य पुनः विक्रय करना नहीं हो, बल्कि उसकी सहायता से उत्पादन करना, सेवा प्रदान करना, प्रशासनिक काम करना, प्रशासनिक कार्य करना अथवा किराया प्राप्त करना हो, तो इसे स्थायी संपत्ति कहेंगे। तो ऐसी संपत्ति जिसे खरीदने का उद्देश्य वापस बेचना न होकर के नए उत्पाद बनाना, सेवा प्रदान करना, प्रशासनिक काम करना, किराया प्राप्त करना हो, तो उसे हम स्थायी संपत्ति खरीदेंगे। जैसे डिवाइन एकेडमी है, डिवाइन एकेडमी ये बोर्ड खरीद रही है। अब मुझे बताइए, डिवाइन एकेडमी का ये बोर्ड खरीदने का उद्देश्य क्या है? क्या इस बोर्ड को वापस सेल करना है? नहीं, इसकी सहायता से क्लासेस वगैरह रिकॉर्ड करना है, लोगों को सेवा प्रदान करना है। तो ये डिवाइन एकेडमी के लिए फिक्स्ड एसेट होगा। सिमिलरली डिवाइन एकेडमी ने रिसेप्शन की एक टेबल खरीदी, तो रिसेप्शन की टेबल का उद्देश्य यह है प्रशासनिक कार्य करना, या कोई संस्थान एक मशीन खरीदता है ताकि उस पर बिस्किट बनाया जा सके, तो मशीन खरीदने का उद्देश्य उत्पादन करना है, तो यहाँ पर भी वो फिक्स्ड एसेट है। या फिर कोई बिल्डिंग खरीद ली जिसका उद्देश्य हो उससे किराए पर देना, तो वो भी फिक्स्ड एसेट है। तो ऐसी संपत्ति जिसे खरीदने का उद्देश्य वापस बेचना नहीं है, जिसको खरीदने का उद्देश्य उत्पादन करना है, या लोगों को सेवा प्रदान करना है, या फिर प्रशासनिक काम करना है, या फिर किराया प्राप्त करना है, तो उसे स्थायी संपत्ति कहेंगे। ध्यान दीजिएगा कि एक संपत्ति एक संस्थान के लिए स्थायी हो सकती है और दूसरे के लिए स्थायी नहीं भी हो सकती। जैसे डिवाइन एकेडमी द्वारा जो बोर्ड खरीदा गया, वो बोर्ड स्थायी संपत्ति है, लेकिन एक डीलर जो ये बोर्ड खरीद करके बेचता है, तो उसके द्वारा ये बोर्ड खरीदा जाना स्थायी संपत्ति की खरीद नहीं है, क्योंकि उसके लिए ये बोर्ड माल है, चालू संपत्ति है, स्थायी संपत्ति नहीं है। तो ऐसी संपत्ति जिसको परचेज करने का ऑब्जेक्टिव वापस बेचना नहीं है, बल्कि आराम से उत्पादन करना, सेवा प्रदान करना, सेवाएं देना, प्रशासनिक काम करना, किराया प्राप्त करना, तो उसे स्थायी संपत्ति कहेंगे। आगे, इन संपत्ति का निर्माण पूंजीगत व्यय से होता है। इन संपत्ति का निर्माण पूंजीगत व्यय से होता है। पूंजीगत व्यय का मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर से होता है, ऐसे खर्चे जो अमाउंट में थोड़े बड़े हों। नेक्स्ट, ये सारवान प्रकृति के होते हैं। सारवान प्रकृति, मटेरियल नेचर के होते हैं। अमाउंट अच्छा खासा हैंडसम होता है, बड़ा लंबा चौड़ा तगड़ा होता है। नेक्स्ट, ये गैर आवर्तक प्रकृति के होते हैं। गैर आवर्तक प्रकृति के होते हैं। गैर आवर्तक का मतलब है बार बार न होना। बार बार न होना गैर आवर्तक है, नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं। नेक्स्ट, सारवान का मतलब होता है अमाउंट अच्छा खासा, बड़ा मोटा तगड़ा। इनका लाभ, इन संपत्तियों का लाभ कई वर्षों तक प्राप्त होता है। कई
वर्षों तक होता है, प्राप्त होता है। जैसे मशीन खरीदना, बिल्डिंग खरीदना। तो मशीन खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, ये सब खर्चे स्थायी संपत्ति का निर्माण करेंगे, क्योंकि इनका उद्देश्य वापस बेचना नहीं होता। तो हमने चर्चा की संपत्ति के बारे में। संपत्ति दो प्रकार की बताई, टेंजिबल और इंटेंजिबल, फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट। और फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट में हमने ये देखा कि फिक्स्ड एसेट में एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल, और टेंजिबल में फिर आसमान और गैर आसमान। तो अब इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने चर्चा की फिक्स्ड एसेट की, कि ऐसी संपत्ति जिसे खरीदने का उद्देश्य वापस बेचना नहीं है, बल्कि जिसकी सहायता से आसानी से व्यापार करना है, उसे हम स्थायी संपत्ति कहते हैं। इसका उपयोग किराया देने में, प्रशासनिक काम करने में, मशीनें खरीदने में, उत्पादन में, सेवा प्रदान करने में होता है। इनकी राशि सारवान प्रकृति की होती है। ये खर्चे जो होते हैं ये बैलेंस शीट में बताए जाते हैं, ये P&L में नहीं जाते। ये गैर आवर्तक प्रकृति के होते हैं, बार बार नहीं होते। इन खर्चों को अपन कौन सी एसेट बोलते हैं? फिक्स्ड एसेट कहते हैं। जैसे मशीन खरीदना एक फिक्स्ड एसेट है, कार खरीदना एक फिक्स्ड एसेट है, बशर्ते वो वापस बेचने के लिए ना खरीदी जाए। अब इसके आगे हम देखते हैं टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है स्टूडेंट, ऐसी संपत्ति जिसे देखा और छुआ न जा सके, उसे हम इंटेंजिबल कहते हैं। और टेंजिबल का मतलब क्या? ऐसी संपत्ति जिसे देखा और छुआ जा सके, उसे हम टेंजिबल फिक्स्ड एसेट कहते हैं। जैसे ये बोर्ड एक टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है, क्योंकि इसे देखा और छुआ जा सकता है। लेकिन जैसे ख्याति होती है, पेटेंट होता है, जो कॉपीराइट होता है, इसे देखा और छुआ नहीं जा सकता। तो टेंजिबल एसेट का मतलब होता है ऐसी स्थायी संपत्ति जिसे देखा और छुआ जा सकता है। और इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है? जिसे देखा और छुआ नहीं जा सकता। तो हमने जो आज चर्चा की उसमें एक चर्चा तो की है लेखांकन क्या है, लेखांकन की परिभाषा क्या है। तो लेखांकन की परिभाषा में हमने देखा कि लेखांकन एक कला है जिसमें मौद्रिक लेन देनों को रिकॉर्ड, वर्गीकृत, संक्षिप्त, विश्लेषित किया जाता है। उसमें वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं और उपयोगकर्ता तक जानकारी पहुंचाई जाती है। फिर हमने देखा लेन देन क्या है। तो व्यवसाय में जो व्यापारिक गतिविधियां हैं उन्हें मुद्रा में मापा जा सके, उन सभी व्यापारिक गतिविधियों को जो कि पैसे में मापी जा सकती है, उन्हें हम लेन देन कहते हैं। देन फिर हमने परिभाषा पढ़ी वित्तीय विवरण क्या है। तो वित्तीय विवरण में हमने देखा कि इसमें दो एलिमेंट आते हैं, एक तो आता है P&L और एक आता है बैलेंस शीट। P&L से लाभ हानि का पता चलता है, P&L एक निश्चित अवधि का बनाया जाता है, P&L में बैलेंस निकलता है, P&L में खर्चे और आय आते हैं। खर्चे ज्यादा हो हानि होती है, आय ज्यादा हो लाभ होता है। चिट्टा को बैलेंस शीट कहते हैं। यह भी वित्तीय विवरण का भाग है। यह संस्थान की आर्थिक स्थिति को बताता है, इसमें कोई शेष नहीं निकलता है। इसमें एक तो होता है दायित्व पक्ष और एक होता है एसेट पक्ष, और दोनों पक्षों का टोटल क्या रहता है? बराबर। फिर हमने देखा था उपयोगकर्ता मतलब जो वित्तीय विवरण से हित रखते हैं, जो वित्तीय विवरण से प्रभावित होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक और बाह्य। डे टू डे के डिसीजन लेने वाले आंतरिक उपयोगकर्ता, डे टू डे के डिसीजन नहीं लेने वाले बाह्य उपयोगकर्ता। कंपनी के संस्थापक, डायरेक्टर, साझेदार, ये सब आंतरिक उपयोगकर्ता, बाकी सारे बाह्य उपयोगकर्ता। कंपनी के शेयर होल्डर, कंपनी के माल खरीदने वाले, कंपनी से माल बेचने वाले, कंपनी के कर्मचारी, ऋणदाता, बैंक, ये सब बाह्य है। इसके अलावा हमने स्टार्ट किया संपत्ति। तो संपत्ति में हमने देखा दो तरह की संपत्ति, स्थायी संपत्ति और चालू संपत्ति। स्थायी संपत्ति के दो पार्ट पढ़े, टेंजिबल और इंटेंजिबल। स्थायी संपत्ति की परिभाषा क्या पढ़ी कि ऐसी संपत्ति जिसे खरीदने का उद्देश्य वापस बेचना नहीं हो, जिसका लाभ एक से ज्यादा वर्षों तक प्राप्त होता हो, जिसकी राशि सारवान हो, जो बार बार नहीं होते हो, जिनकी प्रकृति इरिवर्सिबल हो, जिनका उपयोग उत्पादन करने में, सेवा प्रदान करने में, प्रशासनिक कार्य में या किराया प्राप्त करने में हो। जैसे मशीन खरीदना, बिल्डिंग खरीदना, ये सब स्थायी संपत्ति के खर्चे हैं। देन इसके दो पार्ट होते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। देखा और छुआ जा सके टेंजिबल, देखा और छुआ न जा सके इंटेंजिबल।
तो स्टूडेंट यहाँ तक आपने पढ़ा, आई होप सो आपके ये समझ में आया होगा। और ये हम परिभाषाओं वाला पार्ट पढ़ रहे हैं और कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग परिभाषाओं को कंटिन्यू रखेंगे और टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपका दोस्त सीए दीपक सिंह लगातार इसी तरह आपकी मदद डिवाइन एकेडमी पर करता रहूंगा। धन्यवाद।